हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आज क्या पढ़ते हैं। लेसन फर्स्ट का जो दूसरा पार्ट बचा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना, इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया होती है किसी विशेष गुण के आधार पर इनको क्या कर दिया गया है, निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, किसी विशेष गुण के कारण, किसी विशेष गुण के कारण, गुण के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाओं रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया होती है किसी विशेष गुण के आधार पर इनको क्या किया गया है, निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कितना है वो? 5 प्रकार की। ठीक, कितने प्रकार की? 5 प्रकार से क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो पहला देखिए आपका क्या है, पहला कौन सी है आपकी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। देखिए जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला देखिए क्या है, संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला देखिए क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या होते हैं इसमें? देखिए दो चीज मिल करके आपका एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अभी इसको देखिए बताएंगे, पहले ये लिख लीजिए। और दूसरा देखिए क्या होती है आपका वियोजन या कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक है, वियोजन या क्या है, अपघटन अभिक्रियाएं, इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना, क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आपका डी है। ये दूसरी होगी। अब देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, डीकम्पोजिशन, ये अभिक्रियाएं भी क्या होती है? 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका क्या है, उष्मीय अपघटन। पहला क्या है, उष्मीय अपघटन, इसको कहते हैं इंग्लिश में थर्मल डीकम्पोजिशन। पहला क्या है आपका, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, दूसरा देखिए क्या होती है वियोजन अभिक्रिया है आपका प्रकाश अपघटन। ठीक है, दूसरा क्या है आपका प्रकाश अपघटन, इसको कहेंगे फोटोलाइसिस। मतलब कि ये प्रकाश की उपस्थिति में जो जिसका अपघटन होता है। ठीक है, और देखिए चौथा आपका, तीसरा क्या है आपका विद्युत अपघटन। तीसरा क्या है, विद्युत अपघटन, इसको कहेंगे आप इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस।
इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे देखिए संयोजन और वियोजन। वियोजन क्या होती है? 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए ये 2 नोट कर लिए ना, अब तीसरा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तीसरी देखिए आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी? तीसरी आपकी देखिए अभिक्रिया होती है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है ना। अब देखिए इसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्प्लेसमेंट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है ना। क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूट, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब इसमें भी देखिए ये भी क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। जो विस्थापन अभिक्रिया होती हैं ये भी 2 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। पहला देखिए क्या होता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया, मतलब कि सिंगल सब्स्टिट्यूशन या कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। पहला क्या होगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा आपका क्या होगा? अभय। दूसरा क्या होगा आपका? विस्थापन भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं अभय अपघटन भी कह सकते हैं, ठीक है। अभय अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक है। अभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा देखिए क्या है? अभय अपघटन अभिक्रियाएं, जिसको कहते हैं डबल डीकम्पोजिशन अभिक्रियाएं कहेंगे, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? दोनों का क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अभी इसको बताएंगे, ठीक है। ये तीसरा लिख लिए। अब देखिए चौथा कौन सी प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रियाएं? चौथा देखिए लिखिएगा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोपी। देखिए चौथा क्या होता है? ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। देखिए क्या होता है? ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये भी देखिए क्या होता है? 2 प्रकार की। पहले होगी ऊष्माक्षेपी होगी और दूसरा ऊष्माशोषी होगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है ना। ये भी क्या 2 प्रकार की होती हैं। पहला क्या होगा आपका? ऊष्माक्षेपी। दूसरा क्या होता है? ऊष्माशोषी होगा, ठीक है। और देखिए इसके बाद आपका ये देखिए 4 हो गया। अब देखिए 5वां लिखिए। 5वां देखिए क्या होती है? आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, जिसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन एंड
रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखिए इसमें भी क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, अपचयन पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। अब देखिए छठवा इसी को क्या पढ़ेंगे, एक इसी को जो ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही साथ हो उसको क्या पढ़ेंगे छठवा, आप उसको पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है आपका, यही जो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, दोनों एक ही साथ होता है, जिसको कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, यही क्या होती है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, समझ रहे हैं ना। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन, ठीक है, ये होता है। तो ये देखिए 6 प्रकार की है, लेकिन ये जो आपका पांचवा है तो पांचवा भी क्या है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, अगर वही एक साथ होता है उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए अब देखिए 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ चलिए अब देखिए इसको मिटा दीजिए। चलिए देखिए पहला वाला आप हेडिंग डाल लीजिए, क्या है, संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 क्या है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया मतलब कि क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, मान लीजिए आपका एक पदार्थ है ए बी मिलकर के क्या बनता है आपका ए बी बनता है, मतलब कि दो चीजें क्या हो रही हैं, संयोग हो रही है ना, जुड़ रही है ना, तो इसी को क्या कहेंगे आप, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो अब देखिए इसमें लिख लीजिए आप, इसमें इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, पदार्थ कौन से हो सकते हैं, तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, संयोग का मतलब क्या होता है, मिल करके, संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। एक देखिए क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या हो सकते हैं, तत्व या यौगिक मिल करके या संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इस अभिक्रिया में कोई सह उत्पाद नहीं बनता, मतलब कि दूसरा कोई उत्पाद नहीं बनता है। अब जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण बता रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा उदाहरण, जैसे ये देखिए क्या अमोनिया है, ये क्या है, अमोनिया है, प्लस देखिए HCl से क्या कर रही है, अभिक्रिया कर रही, अमोनिया है HCl से
क्या करेगा, देखिए इन दोनों का क्या होगा, संयोग होगा। अमोनिया जब HCl से संयोग करेगी तो क्या बनेगा यहाँ पे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब इसमें देखिए कोई दूसरा उत्पाद नहीं बन रहा है, ये क्या आपका अमोनिया है, अमोनिया। दूसरा क्या है HCl हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपका ये देखिए क्या निर्माण हो रहा है, ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का क्या हो रहा है, ये निर्माण हो रहा है। इसमें कोई आपका क्या हो रहा है, सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। वैसे ही अगर देखिए क्या करेंगे, दूसरा ये क्या है आपका कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इसके अतिरिक्त कोई उत्पाद निकला, नहीं निकला, तो ये भी क्या है आपका संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। ये देखिए इतना समझ में आ गया ना, संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे इसकी अवस्था भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए कार्बन क्या है, ये कार्बन ठोस है, ये गैस है, तो यहाँ पे ये भी क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मिटा दूं, इतना समझ गए संयोजन क्या होती है। हाँ, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा था, जो आपका देखिए क्या होता है, तेल, जो तेल होता है उसको कठोरीकरण कैसे किया जाता है, इसी विधि से किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए थोड़ा सा लिख लीजिएगा, यहाँ पे इतना समझ में आया है ना। तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, इसमें लिखिएगा थोड़ा सा, देखिए संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया असंतृप्त क्या होते हैं, असंतृप्त, जिसमें क्या होते हैं असंतृप्त, मतलब जिस यौगिक में डबल आबंध और ट्रिपल आबंध उपस्थित हो। तो संयोजन अभिक्रिया असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों जैसे जैसे ले सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक ही अभी, जैसे के लिए आपका क्या हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं आपके, क्या आएंगे इसमें एल्कीन, एल्कीन और क्या आता है एल्काइन, एल्काइन, ठीक है ना, एल्कीन और एल्काइन आता है, ठीक है ना। देखिए फिर इसमें देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को के लिखेगा, असंतृप्त यौगिकों के अणु के द्वि क्या होते हैं, द्वि या त्रिआबंध, द्वि या त्रिआबंध आबंध पर, द्वि या त्रिआबंध पर आक्रमणकारी का पूर्णतः, आक्रमणकारी का पूर्णता योग्य होता है। देखिए इसमें क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के अणु के द्वि या त्रिआबंध पर आक्रमणकारी का क्या होता है, पूर्णतः योग्य होता है, जिससे असंतृप्त अणु, जिससे असंतृप्त अणु
संतृप्त अणु में संतृप्त अणु में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये समझ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका क्या है, ये CH2 है, ये डबल आबंध है, ये भी क्या है, CH2 है। ये देखिए असंतृप्त क्या है, आपका यौगिक है, ये आपका क्या है, असंतृप्त है, असंतृप्त, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा, मतलब कि ये क्या आक्रमणकारी हाइड्रोजन है। तो देखिए किसकी उपस्थिति में कर रहा है, ये क्या है, तप्त Ni चूड़ निकल के क्या है, चूड़, और क्या दे रहे हैं इसको, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच इसको गर्म किया जा रहा है। तो आपका देखिए ये क्या बन रहा है, ये CH3 यहाँ पे क्या जुड़ जा रहा है, ये डबल आबंध क्या हुआ, कट गया, यहाँ पे CH3 ये भी बन गया, और यहाँ पे भी CH3 हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ये संतृप्त है। ठीक है, संतृप्त, देखिए असंतृप्त से आपका क्या है, संतृप्त बन रहा है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है, समझ रहे हैं ना। अगर आपका ट्रिपल आबंध होता तो क्या करते, इसको क्या अभिक्रिया को कराते, 2 बार कराते, इसी अभिक्रिया को क्या कराते, 2 बार कराते। ठीक है ना, तो 2 बार कटता। जैसे कि आपको यही बता दें, ये CH है, ये देखिए डबल आबंध है, ये भी CH है, तो एक बार जब कराएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन का एक बार योग करेंगे, तो देखिए ये डबल आबंध में एक ही डबल आबंध हटेगा। ठीक है ना, इसमें भी सेम यही आपका क्या लेना है, यही सब उत्प्रेरक और यहाँ पे जो लिए हैं ये तापमान इतना ही लेना। तो क्या लेंगे, तप्त निकिल को लेंगे, निकिल के चूड़ को लेंगे। ठीक है, और क्या लेंगे, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तो ये क्या परिवर्तित हो जाएगा, CH2 डबल आबंध क्या हो जाएगा, CH2। फिर देखिए यही फिर से आप इसी को कराएंगे, H2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, फिर आपका जाकर के संतृप्त आपका बनेगा। फिर देखिए क्या कराएंगे, H2 के साथ अभिक्रिया कराइए, फिर इसी की उपस्थिति में कराएंगे, फिर क्या बनेगा आपका CH3 संतृप्त, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए ठीक है, यही अभिक्रिया देखिए मेन है, इसको लिखना पड़ेगा, इसको मैं लिखवा रहा हूं। अब लिखिए इसको, देखिए यही जो दोनों अभिक्रिया थी, यहाँ पे देखिए जो अभिक्रिया लिखा गया है, ये CH2 डबल आबंध क्या है आपका, ये भी CH2 है, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन की उपस्थिति में। यहाँ पे देखिए किसकी उपस्थिति में कर रहा है, ये हाइड्रोजन आक्रमण कर रहे हैं, यहाँ पे तप्त निकिल के चूड़े, और या फिर ये 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे संतृप्त यौगिक बन रहा है। ये क्या है, एथेन है, और ये क्या है, एथीन है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो यही देखिए, यही अभिक्रिया क्या होती है, तेलों के कठोरीकरण में किया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए यही अभिक्रिया, ये अभिक्रिया 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 लिखिए, ये अभिक्रिया तेलों के कठोरीकरण, ये अभिक्रिया तेलों के कठोरीकरण में किया जाता है। यही अभिक्रिया क्या होती है, तेलों को कठोरीकरण में किया जाता है, जैसे उसको जमाने में यही अभिक्रिया क्या कराते हैं, यही कराते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या होते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, जो तेल होते हैं ये आपका असंतृप्त तो संतृप्त। देखिए तेल जो क्या होते हैं, तेल आपके असंतृप्त यौगिक होते हैं, तेल असंतृप्त यौगिक होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं। तेल क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं।
इनका क्या कराते हैं, इनका हाइड्रोजनीकरण, मतलब कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। देखिए तेल असंतृप्त यौगिक होते हैं, इनका क्या कराते हैं, इनका हाइड्रोजनीकरण, मतलब कि हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजनीकरण कराने पर ये संतृप्त वसा, संतृप्त वसा मतलब क्या होता है, जो वनस्पति घी होता है, वनस्पति घी में परिवर्तित वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाते हैं, वनस्पति घी में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। यही जो होता है, यह पराक्रम को तेल का कठोरी, यह पराक्रम कह सकते हैं, यह पराक्रम तेलों का कठोरीकरण कहलाता है। ये समझ गए ना, यहाँ पे जो तेल जो कैसे होते हैं वनस्पति घी में आपके बदल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, तेल जो होते हैं असंतृप्त यौगिक होते हैं, ठीक है ना, फिर उनका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो वो संतृप्त वसा में वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए दूसरा अभिक्रिया पढ़ते हैं। दूसरी देखिए क्या है आपकी, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। देखिए दूसरी क्या है आपकी, दूसरी क्या है आपकी, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन या फिर कह सकते हैं इसको अपघटन अभिक्रियाएं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या होगा, कोई आपका क्या रहेगा, पदार्थ रहेगा, वो क्या होगा, वो टूट जाएगा, किसमें, दो पदार्थ में वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा, मतलब कि टूटे, जैसे ए बी कोई पदार्थ है वो क्या टूट जाएगा, ए और बी में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इसमें लिख लीजिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ब्राहा कारकों के, मतलब कि बाहरी कारकों से, ब्राहा कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, तो देखिए क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक ब्राहा कारकों, मतलब कि बाहरी कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, इसे ही कहते हैं वियोजन
अभिक्रियाएं, क्या कहते हैं इसे कहेंगे वियोजन अभिक्रियाएं। अब इसको लिख लीजिएगा, ये अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, ये अभिक्रियाएं ऊष्मा प्रकाश, ऊष्मा प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं। ठीक है, ये जो अभिक्रिया होती हैं किसकी ऊष्मा प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। तो अब देखिए, इसलिए इनको भी क्या कर दिया है, 3 भागों में बांट दिया गया। तो लिखिएगा वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं निम्न 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना। देखिए वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला देखिए लिखिएगा क्या होता है, ऊष्मीय अपघटन। देखिए ऊष्मीय अपघटन का मतलब क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ऊष्मीय अपघटन देखिए क्या होता है, ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसमें देखिए ये क्या होते हैं, वह रासायन जिसमें क्या होता है ऊष्मा द्वारा, ठीक है, इसमें ऊष्मीय मतलब ऊष्मा द्वारा वो अपघटित हो जाएंगे। तो इसमें इसकी डिफिनेशन लिख लीजिएगा, वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता, मतलब क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक है ना, क्या कहलाती है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण देखिए आपका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण देखिए, उदाहरण में लिखिएगा, उदाहरण में यही लिख लीजिए, जैसे क्या है CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इसका ऊष्मीय क्या कर रहे हैं, ऊष्मीय अपघटन करेंगे। तो ऊष्मीय अपघटन मतलब कि इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट ये है, तो ये देखिए किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा। ये भी देखिए सॉलिड ये अवस्था, ये भी क्या ठोस अवस्था सॉलिड है। प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से ये गैस निकल जाएगी। ठीक है, उसमें अपघटन करने पर देखिए 2 या 2 से अधिक निकल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो निकलेंगे ही। ठीक है, आपके उत्पाद में। तो इसका देखिए क्या नाम होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको लिख लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है आपका, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन, ये क्या है डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहे हैं, दो में क्या हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, ये समझ गए। और इसका एक एग्जांपल दें जिसमें 3 में क्या हो, टूटता हो। अब देखिए एक और एग्जांपल लिख लीजिए इसका, जैसे क्या है आपका है फेरस सल्फेट है, ये क्या है उदाहरण में FeSO4 है। अब इसका देखिए FeSO4 का क्या करेंगे, ऊष्मीय अपघटन करेंगे, मतलब कि इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। FeSO4 है, देखिए फेरस सल्फेट है, तो यह ऊष्मीय अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, FeSO3, ये क्या है आपका, सॉरी ये FeO3 बनेगा, Fe2O3, क्या बनेगा, Fe2O3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, Fe2O3 प्लस इसके साथ SO2, ये देखिए गैस निकलेगी, प्लस SO3, ये भी क्या निकलेगा, ये भी निकलेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है आपका है, ये आपका है फेरस सल्फेट है, ये क्या है, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट कैसा रहता है, ये आपका हरे कलर का रहता है फेरस सल्फेट। अब देखिए इसका क्या कर रहे हैं, ऊष्मीय अपघटन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड देखिए कैसी होती है, ये भूरा कलर की होती है फेरिक ऑक्साइड। और ये क्या, सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए जो फेरस सल्फेट है उसका ऊष्मीय अपघटन करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड और क्या होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये टूट जाएगा, समझ गया ना ऊष्मीय अपघटन। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं, इसके बाद सब मिटा दीजिए, वियोजन अपक्रिया का दूसरा भाग। दूसरा देखिए क्या करते हैं, प्रकाश अपघटन। दूसरा क्या है आपका इसका, प्रकाश अपघटन, इसको कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मतलब क्या होता है, फोटोलाइसिस, LYSIS, लाइसिस। फोटो मतलब होता है लाइट, लाइसिस में होता है टूटना, कि मतलब वे कोई भी चीज क्या लाइट की उपस्थिति में क्या हो जाए, वो टूट जाए, उसको कहते हैं फोटोलाइसिस, प्रकाश अपघटन। देखिए इसका, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब इसमें क्या होता है, इसमें लिख लीजिए अब, जब वियोजन किसकी उपस्थिति में हो, प्रकाश की उपस्थिति में हो। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए उदाहरण इसका लिख लीजिए, जैसे आपका क्या है, ये आपका है 2AgCl, ये आपका क्या है AgCl है। यहाँ पे देखिए किसकी इसमें देखिए कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, ये देखिए क्या है AgCl है, ये Ag क्या है आपका, सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है ना। अब देखिए सूर्य के प्रकाश में क्या कर रहे हैं, इसका अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका देखिए क्या बनेगा, 2Ag में ये क्या हो जाएगा, अपना Ag निकल जाएगा, और Cl2 क्या निकलेगी, ये आपका गैस, ये आपका निकल जाएगी, ये आपका क्या है, ये गैस निकल जाएगी, ये आपका
सॉलिड में मिल जाएगा, ठोस में ये भी सॉलिड था। तो जो AgCl इसका प्रकाश अब सूर्य के प्रकाश में इसको रख दिए, ठीक है ना। तो ये किस में टूट गया, जिसमें से आपकी जो क्लोरीन गैस थी, वो जो क्लोरीन गैस क्या हुई, वो निकल गई, आपका Ag क्या हुआ, ये बच गया, ठीक है। तो यही अपक्रिया, इस अपक्रिया को कहते हैं फोटोलाइसिस, प्रकाश अपघटन। तीसरा देखिए, इसी को देखिए पढ़ते हैं। देखिए हाँ, इसमें एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट था, यही जो अपक्रिया है, इस अपक्रिया को क्या करते हैं, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में करते हैं। किसमें, श्वेत। इस अपक्रिया को देखिए कि इसमें, इस अपक्रिया किसमें होता है उपयोग, इस अपक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में क्या होता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है ना। फोटोग्राफी, ये क्या, फोटोग्राफी में किया जाता है, क्योंकि देखिए जो सिल्वर क्लोराइड या क्योंकि जो आपकी सिल्वर क्लोराइड या आपका ब्रोमाइड होता है, सूर्य के प्रकाश में रंग में परिवर्तित हो जाती है, सूर्य के प्रकाश में ग्रे रंग में परिवर्तित हो जाती है। किस में हो जाती है, ग्रे रंग में परिवर्तित हो जाती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट था, ये श्वेत, ये किस में होता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, यही देखिए अपक्रिया, इसका प्रयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपका जो सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड रहती है, सूर्य के प्रकाश में ये क्या हो जाती है, ग्रे मतलब क्या होता है, ये आपका स्लेटी रंग में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब देखिए तीसरा देखिए, अब लिखिएगा, तीसरा आपका क्या है, विद्युत अपघटन। इसको भी मिटा देना, ठीक है, ऊपर से लिख। तीसरा क्या है, विद्युत अपघटन। तीसरा आपका है विद्युत अपघटन। देखिए विद्युत अपघटन इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। देखिए विद्युत अपघटन क्या होता है आपका, विद्युत अपघटन में वह अभिक्रिया जिसमें, लिखिए जल्दी से, वह अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह या फिर लिख सकते हैं विद्युत प्रवाहित, क्या लिख सकते हैं, विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या होती है, वह अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें पराक्रम में धनायन तथा ऋणायन पर क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। देखिए लिख लीजिएगा, लिखिएगा, इस पराक्रम में धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाता है, एनोड पर एकत्रित हो जाता है।
अब इसमें देखिए जब विद्युत प्रवाह करेंगे तो उसमें एनोड और कैथोड डालेंगे ना, एनोड और कैथोड डालेंगे तो जिसमें से क्या होगा, आपका जो धनायन रहेगा वो कैथोड पर और ऋणायन क्या रहेगा वो आपका एनोड पर एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, जैसे जल है, अब देखिए जल है, आपका जल ले लीजिए, ये आपका क्या हो गया, ये जल है, इसका क्या करा दीजिए, इसमें विद्युत अपघटन डाल दीजिए, विद्युत अपघटन करा दीजिए। अब देखिए इसमें क्या रहेगा, इसका करा रहे हैं विद्युत अपघटन, अपघटन। तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, यहाँ पे 2 मोल्स विद्युत यहाँ पे ले लिए, तो इसमें देखिए क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऑक्सीजन निकलेगी। तो ये जो हाइड्रोजन रहेगी ये कहाँ पे निकलेगी, ये कैथोड पर निकलेगी, किस पर, कैथोड पर निकलेगी, और ये आपका ऑक्सीजन एनोड पर। ठीक है, कैथोड और एनोड पर निकलेंगे ये दोनों। ये क्या आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, इतना समझ गए ना। चलिए ठीक है, अब आगे एक और एग्जांपल बता रहे हैं, फिर इसके बाद दूसरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें एक और लिख लीजिए एग्जांपल, जैसे आपका क्या है, KCl है, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, इसका क्या करा रहे हैं, विद्युत अपघटन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, विद्युत अपघटन कराएंगे, अपघटन। अब देखिए विद्युत अपघटन क्या है, ये KCl का क्या है, ये आपका विलयन है, इसमें क्या करेंगे, ये आपका एक प्लस रहेगा एक माइनस, ये क्या जाएगा, बैटरी से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब यही तो क्या रहेगा कि आप विद्युत अपघटन कराएंगे, समझ रहे हैं ना, यही होता है विद्युत अपघटन। ये आपका क्या है, बैटरी है, बैटरी में दो क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोड डालेंगे, तो इस विलयन में इलेक्ट्रोड डालेंगे तो यही रहेगा आपका विद्युत अपघटन होता है, ऐसे ही। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपका विद्युत अपघटन कराएंगे तो आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे पोटेशियम निकलेगा प्लस क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस यहाँ पे निकलेगी। देखिए पोटेशियम कहाँ पर निकलेगा, आपका कैथोड पर, कैथोड पर निकलेगा। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन आपका कहाँ पे निकलेगी, ये एनोड पर निकलेगी, एनोड से। ठीक है, कैथोड पर ये आपका क्या रहेगा, यहाँ पे पोटेशियम रहेगा और एनोड से क्या निकलेगा, आपका क्लोरीन गैस निकल जाएगी। ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये समझ गए आप वियोजन अपघटन क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते थे, तो तीनों समझ गए। ठीक है, अब चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिए, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तीसरा देखिए आपका क्या है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखिए विस्थापन या प्रतिस्थापन डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, विस्थापन में ये क्या होती है, 2 प्रकार की होती है विस्थापन में। तो इसमें देखिए लिख लीजिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया, लिखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, दिख रहा है ना, हाँ लिखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ये लिखिएगा, जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस
उस तत्व के परमाणु को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है उसे ही क्या कहते हैं। आप देखिए वह रासायनिक जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसी को कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे एक की ये लिख लीजिएगा, जैसे विस्थापन कौन से तत्व क्या होते हैं ज्यादा क्रियाशील होते और कौन से कम होते, कुछ का बता दे रहे, फिर दूसरा वाला जो आपका धातु और अधातु आएगा उसमें बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ क्रियाशीलता का क्रम। सबसे ज्यादा देखिए क्या होता, पोटेशियम का होता, फिर आपका क्या होता सोडियम का होता, फिर कैल्शियम का होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या होता मैग्नीशियम की क्रियाशीलता होता, फिर आपका एल्युमिनियम का होता, फिर आपका देखिए क्या होता है जिंक का होता, फिर इसके बाद आयरन का होता, फिर देखिए क्या स्टेनम ये क्या है टिन होता है, फिर लेड का होता, फिर देखिए हाइड्रोजन होता, फिर देखिए कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये सब है। देखिए ये क्या ज्यादा क्रियाशीलता का क्रम यही है, आपका क्रियाशीलता का क्रम यही है। ठीक है ना, इसको आप धातु वाले पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है ना, सबसे ज्यादा देखिए क्या है पोटेशियम क्या है क्रियाशील है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण कर लेता है, उससे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए ये क्या होती हैं, ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला लिखिएगा, ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला देखिए लिख लीजिए क्या होते हैं, पहला आपका होगा एकल विस्थापन। हाँ, ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, लिखिए पहला लिखिएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया मतलब कि क्या होता है सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या रहेगा, इसमें एकल मतलब यही सेम रासायनिक जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को विस्थापित कर देता। जैसे मान लीजिए ये ए है प्लस ये आपका बी और सी ये है, तो इसमें से ये क्या है ज्यादा क्रियाशील है, ये बी कम है, तो ये क्या करेगा, ये बी को क्या कर देगा विस्थापित कर देगा। ठीक है, इसका स्थान क्या कर लेगा ग्रहण कर लेगा, तो यही देखिए क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया यही होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें कुछ मैं एग्जांपल देखिए बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे आप ले लिए आयरन हो गया, आयरन है और देखिए किसका कर रहे हैं कॉपर सल्फेट CuSO4। देखिए आयरन कहाँ पे Fe यहाँ पे, आयरन ये है और कॉपर यहाँ है, तो आयरन की क्रियाशीलता ज्यादा है ना, तो ये क्या करेगा कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो देखिए इसका स्थान ग्रहण कर लेगा, तो ये हो जाएगा FeSO4 हो जाएगा प्लस ये आपका Cu आपका ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका एकल विस्थापन, इसमें एक ही क्या हो रहा है, एक ही का विस्थापन हो रहा है। ठीक है, वैसे ही और देखिए यहाँ पे क्या है, ये Zn है, इसकी अवस्था आप लोग लिख लेंगे, ये क्या है यस है ये, और ये आपका क्या है ये जलीय विलयन है। ठीक है ना, और ये भी क्या है ये जलीय विलयन है, और ये आपका क्या हो जाएगा ठोस हो जाएगा। अब मान लीजिए क्या है ये जिंक है, ठीक है ठोस है जिंक। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में क्या कराएंगे अभिक्रिया कराएंगे, जिंक भी क्या है इससे क्या है कॉपर से ज्यादा क्या क्रियाशील है, समझ रहे हैं, तो ये क्या करेगा इसको कॉपर को बाहर कर देगा, ZnSO4 कर लेगा, ये एक्वा प्लस क्या आपका मिलेगा ये कॉपर ठोस में। ठीक है ना, ये समझ गए। चलिए देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया ये आप समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा
दूसरा अब देखिए, एक विस्थापन में पहला तो समझ गए एकल विस्थापन। अब देखिए दूसरा वाला पढ़िए, क्या होता है दूसरा, उभय अपघटन अभिक्रियाएं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, दोनों का विस्थापन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए दूसरा वाला पढ़िए, इसी का क्या होता है, दो प्रकार की। अब दूसरा क्या है, उभय अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं, उभय अपघटन अभिक्रियाएं, उभय अपघटन अभिक्रियाएं। देखिए उभय अपघटन अभिक्रियाएं ये क्या होती हैं, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, उभय अपघटन अभिक्रियाएं। तो देखिए इसमें देखिए क्या होता है, इसमें इसको लिख लीजिएगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के, जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों को यह कहते हैं, उसको रेडिकल कहते हैं, आयनों अथवा मूलक को क्या कहते हैं, अथवा मूलक को ही कहते हैं रेडिकल के परस्पर विनियम द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, उसी कहते हैं अभय अपघटन अभिक्रियाएं, उसी कहते हैं अभय अपघटन क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें देखिए उसे क्या कहते हैं, अभय अपघटन अभिक्रियाएं, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, इस अभिक्रिया को कह सकते हैं इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब कि क्या होगा आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब देखिए इसमें मैं बता रहा हूँ क्या होगा, डबल दोनों का, जैसे ये क्या है आपका ए है, ये बी है, ठीक है, दूसरा क्या है सी है, ये डी है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या होगा, दोनों का क्या हो जाएगा, इस साइड यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये सी के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये ए है तो ये किसके साथ करेगा, ये डी के साथ हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे ए, ये डी लिखेंगे, ए डी। अब क्या बचा, ये बी बचा और सी बचा, तो क्या हो जाएगा, ये सी और बी, ये क्या हो जाएगा, सी और बी बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए दोनों का हो रहा। अब इसमें देखिए ए बी है, यहाँ पे बी का क्या हो गया, विस्थापन हो गया, डी आकर के जुड़ गया। अब इसमें सी डी है तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो डी है तो इसका विस्थापन हो गया, यहाँ पे बी आ गया, ठीक है, इसमें यहाँ पे डी यहाँ पे आ गया। तो देखिए इसमें उदाहरण से आप समझ जाएंगे इसको, द्विविस्थापन क्या होती है, इसमें दोनों का विस्थापन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण है Na2SO4, इसका क्या नाम है, सोडियम सल्फेट है, लिख लीजिएगा सोडियम सल्फेट, ये इसकी अवस्था क्या है आपका AQ है, ठीक है, प्लस क्या आप करेंगे BaCl2, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है, क्या है, बेरियम क्लोराइड लिखते हुए चलिएगा, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट है और ये आपका बेरियम क्लोराइड है, ये देखिए अभिक्रिया कर रहे हैं, तो आपका देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे सोडियम
क्लोराइड AD बनेगा कि नहीं, सोडियम बनेगा और क्लोराइड बनेगा, तो क्या हो जाएगा आपका NaCl। ये देखिए आपका क्या हो जाएगा 2 मोल। यहाँ पे बना कि नहीं, ये आपका A हो गया, मान लीजिए ये आपका क्या है A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। तो पहला देखिए क्या बनेगा, A और D के साथ क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा, और क्या बन रहा है, CbC कहां पर है, ये बेरियम सल्फेट, क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, ये हो जाएगा BaSO4, ये क्या है आपका सॉलिड में बन जाएगी और 6 बनेगा बेरियम सल्फेट का। अब इतना समझ में आया ना, ये देखिए बेरियम सल्फेट और ये क्या सोडियम क्लोराइड ये बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ये समझ गए। अब देखिए दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए दोनों का विस्थापन हो रहा है, यहाँ पे सोडियम और सल्फेट का हो रहा है, इसमें बेरियम और क्लोराइड दोनों में दोनों का ही विस्थापन हो रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे इसका एक और एग्जांपल, जैसे क्या है AgNO3, ये क्या है AgNO3, ये आपका है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्या है नाइट्रेट, नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, क्या सिल्वर नाइट्रेट प्लस किससे कर रहे हैं, KCl, सिल्वर नाइट्रेट को KCl से करेंगे, ये क्या है पोटेशियम, पोटेशियम क्या है क्लोराइड, क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये आपका क्या बनेगा यहाँ पे AgCl, AgCl बनेगा प्लस आपका देखिए क्या बनेगा KNO3, AgCl क्या बनेगा और पोटेशियम ये नाइट्रेट बनेगा, यहाँ पे देखिए क्या है ये सिल्वर क्लोराइड आपका बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड, और आपका ये क्या बन रहा है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट। हाँ अब देखिए ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ये आपका क्या है A मान लीजिए और ये आपका नाइट्रेट B है, ये आपका C है, ये आपका D है, तो आपका क्या बनेगा AD बन रहा है कि नहीं, A और D बन रहा है तो AgCl बन गया, और देखिए C और B बनेगा, C क्या है आपका ये पोटेशियम और ये नाइट्रेट है, ठीक है। समझ गए, ये समझ में आया ना। चलिए ठीक है, तो ये 3 पढ़ चुके, अब देखिए आगे पढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोपी अभिक्रियाएं। चौथा नंबर पे क्या है आपका, चौथा है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं। देखिए ये अभिक्रियाएं क्या होती है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है ऊष्मा परिवर्तन, ये इसमें देखिए लिखे, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको जरा सा नीचे लिख लीजिए, चौथा नंबर है ऊष्माक्षेपी, क्या है ऊष्मा, ये होता है छेपी, ये क्या होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। देखिए ये इसमें क्या होती है, ये इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा भी क्या होती है, इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं किससे होती है, ऊष्मा परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के साथ संपन्न होती हैं, के साथ
संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं। तो देखिए अगर ऊष्मा का क्या होता है, परिवर्तन होता है, ये जो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी होती हैं, ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, ऊष्मा परिवर्तन के साथ ही संपन्न होती हैं। तो ये देखिए क्या होती है, ये दो प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, ऊष्मा, पहला लिख लीजिएगा, ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं कि ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर इनको दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर, ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर इन्हें दो प्रकार लिख सकते हैं या फिर दो वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया। इन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया। पहला है आपका, पहला क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। पहला देखिए क्या है आपका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसमें लिख लीजिएगा, मैं बस थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है, देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त का मतलब होता है निकलती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती हैं उनको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कितना ऊर्जा लग रही है, इसको क्या करेंगे, इसको प्लस के साइन द्वारा उत्पाद की तरफ लिखते हैं, ठीक है ना। लिखिए, इसमें लिख लीजिए इसको, देखिए वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, मतलब ऊष्मा निकलती है, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, लिखिए इसमें ऊष्मा की लिखिए इसमें ऊष्मा को उत्पादों की ओर प्लस के साथ दर्शाया जाता है। देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है, और इसमें ऊष्मा को उत्पादों की ओर प्लस के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे आपका हो गया कार्बन है, कार्बन देखिए क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, ये आपका जल रहा है। कार्बन में ग्रेफाइट ही ले लीजिए, ये क्या है, कार्बन का ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट देखिए किस में लगी हुई रहती है, पेंसिल में लगी हुई रहती है ना, वो किसकी रहती है, जो आपकी नोक रहती है पेंसिल की लीड, वो ग्रेफाइट की रहती है। ग्रेफाइट है, प्लस ये ऑक्सीजन में इसको जला रहे हैं, तो ये देखिए क्या है, ये गैस ये आपका ठोस है। तो इसको क्या करेंगे, जब इसको जलाएंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, प्लस यहीं पर देखिए प्लस 94 किलो, ये 94 किलो आपका किलो कैलोरी, ये क्या निकलेगा, 94 किलो कैलोरी आपकी ऊष्मा निकलेगी, कैलोरी, इसमें देखिए क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो यही आपका 94 क्या है, यही ऊष्मा निकल रहा, मतलब कि
आपके उत्पाद की तरफ उष्मा निकल रहा है, तो इसी को क्या करते हैं, प्लस है, यही क्या है, प्लस है आपका 94 किलो कैलोरी से इसको लिखते हैं। मतलब अगर ये प्लस उत्पाद की तरफ और लिखा है तो ये अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसको देखिए मिटा दें। अब दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, ऊष्माक्षेपी। अब देखिए इसमें इसका जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, जैसे आपका क्या है, ये क्या है आपका ए है प्लस ये बी है, तो यहाँ पे क्या देगा, ऊष्मा के बाद ए बी देगा प्लस क्या देगा आपका ऊष्मा देगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए बी है, ए बी है तो ए बी बनाएगा, तो ये क्या देगा आपका ऊष्मा देगा। ए बी दे सकता है, सी भी दे सकता है, बहुत सारे, लेकिन लास्ट में क्या लिखेगा, यहाँ पे ऊष्मा ही मिलेगा। ठीक है, आगे दूसरा वाला आप चलिए पढ़ते हैं। दूसरा देखिए आपका क्या है, आपका है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, दूसरा क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा, ये बड़ा हुआ ये लिख लीजिएगा, क्या, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, अब देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में पहले ही आपके उत्पाद की तरफ ही आपको ऊष्मा देना रहेगा, तो इसमें लिख लीजिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, का अवशोषण का मतलब होता है वह राशि जिसमें ऊष्मा दिया जाता है। ठीक है, अवशोषण होता है उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब कि आपको ही अभिकारक की तरफ पर कोई भी करे उसको ही आप ऊष्मा देंगे। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें ऊष्मा को क्या करेंगे, इसमें देखिए इसमें ऊष्मा की मात्रा को, इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर माइनस, या देखिए उत्पाद की ओर माइनस से लिखेंगे, या अगर आप अभिकारक की तरफ लिखते हैं, या अभिकारक की ओर प्लस के साथ दर्शाया जाता है, प्लस के साथ दर्शाया जाता है। ठीक है ना। इसमें ऊष्मा की मात्रा को क्या है, उत्पाद की ओर माइनस के साथ दर्शाएंगे और अभिकारक की ओर क्या करेंगे, प्लस के साथ दर्शाएंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये देखिए नाइट्रोजन है। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया कर रहा है, तो आपका देखिए क्या बना रहा है यहाँ पे 2NO। ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये बना रहा है। ठीक है, अब देखिए ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाए, तो इसमें जो ऊर्जा, यहाँ पे आपको ऊर्जा, यहीं पे ऊष्मा आपको देना पड़ेगी, इनको गर्म करना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसमें माइनस क्या कर रहे हैं, 45 किलो कैलोरी, 45 किलो कैलोरी की ऊष्मा आपको देनी पड़ रही है, तो इसी को माइनस की तरफ लिख रहे हैं। अगर इसी माइनस को आप उत्पाद की तरफ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ये N2 हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या हो गया, प्लस यहाँ पे 45 किलो कैलोरी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बनेगा 2NO। तो यहाँ पे ऊष्मा को पहले ही दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ऊष्मा शोषी में क्या होता है, आप ऊष्मा को उसको पहले ही देंगे। ठीक है, ये समझ गए।
ये समझ गए ना, ऊष्माछेपी और ऊष्माछेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माछेपी में क्या होती है, आपकी ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ठीक है। और ऊष्माशोषी में क्या होता है, आपको ऊष्मा पहले ही देनी हुई रहती है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये समझ गए, इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद देखिए पांचवा वाला पढ़िएगा, लास्ट ये देखिए पांचवा भी, ये क्या, आक्सीकरण तथा अपचयन। क्या है पहला, देखिए आक्सीकरण तथा अपचयन। आक्सीकरण तथा अपचयन, ये देखिए पढ़ना है, ठीक है। आक्सीकरण तथा अपचयन ये क्या होते हैं, देखिए। अब इसमें पहला हेडिंग डाल लीजिए आक्सीकरण, पहला नंबर डाल लीजिए आक्सीकरण। देखिए आक्सीकरण क्या होता है, आक्सीकरण को कह सकते हैं कि आक्सीकरण वह प्रक्रिया है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, पहले मैं ये लिखवा दे रहा हूं। देखिए आक्सीकरण देखिए क्या होता है, देखिए लिखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी, पृथक होंगे तो क्या होगा, कमी हो जाएगी ना। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन, आयन में कह सकते, आयन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसे कहते हैं आक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। इसको भी कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, उसको कहते हैं आक्सीकरण। या फिर कह सकते हैं अथवा करके, ठीक है, अथवा ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए आक्सीकरण वह पराक्रम है, लिखिएगा आक्सीकरण वह पराक्रम है जिसमें आक्सीकरण वह प्रक्रिया है। अब देखिए इसमें ध्यान से लिखिएगा, किसी पदार्थ में, अगर देखिए आक्सीकरण वह प्रक्रिया है, किसी पदार्थ में क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, आक्सीकरण। तो लिखिएगा, जब किसी पदार्थ, लिखिएगा इसमें पहला नंबर लिख लीजिएगा, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है। पहले में देखिए लिख लीजिएगा, क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, जुड़ना होता है। ऑक्सीजन जुड़ती है, या और कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का क्या होती है, निकलती है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन क्या होती है, निकलती है। तो आप कह सकते हैं जब कोई पदार्थ किसी
जब कोई पदार्थ किसी विद्युत ऋणात्मक है, देखिए विद्युत ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक क्या होते हैं? जिनके ऊपर माइनस का आवेश रहता है। जिन तत्वों की संयोजकता में क्या रहता है? माइनस का आवेश रहता है। ठीक है ना। जब कोई, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर देखिए -2 का रहता है। ठीक है। फ्लोरीन के ऊपर -1, नाइट्रोजन है, ये क्या होता है? ये सब क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक। नाइट्रोजन नहीं, उस पर क्या होगा? +3 का रहेगा। ठीक है। तो देखिए, जब कोई पदार्थ किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन से संयोग करते हैं। ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें कि मतलब कि ऑक्सीजन से संयोग करेंगे। जब कोई पदार्थ किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन से संयोग करते तो उसे कहेंगे ऑक्सीकरण। और दूसरा लिख लेंगे, इसी में क्या हो जाएगा? जब कोई पदार्थ की किसी विद्युत धनात्मक मतलब धन का साइन हो, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का है, सोडियम के ऊपर पोटेशियम, ये सब क्या है? आपका धनात्मक है। जब कोई पदार्थ किसी विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन का त्याग करते हैं। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है। उदाहरण बताएं। उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है? उदाहरण लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है? कार्बन है प्लस क्या कर रहा है? ऑक्सीजन है। ये देखिए ऑक्सीजन से जुड़ रहा है ना, तो क्या कर रहा है? यहाँ पे CO2 बना रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, यहाँ पे संयोग कर रहा है। तो ये क्या है? आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। ठीक है। वैसे ही आप कह सकते हैं, जैसे Mg है, ये Mg क्या है आपका? किससे कर रहा है? Cl2 से। Cl2 आपका क्या है? Cl2 ऋणात्मक है ना, Cl के ऊपर क्या है? माइनस का ये आवेश रहता है ना, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यहाँ पे क्या बनाया गया? MgCl2, यही बनाएगा ना। तो ये क्या है? आपके ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है। ये समझ गए? चलिए अब दूसरी हेडिंग डालिए। इतना नहीं मिटाना, इतना रहने दीजिएगा। अब आगे ऊपर वाला दूसरा वाला पढ़िए, क्या होता है? अपचयन क्या होता है? देखिए अपचयन क्या होता है। दूसरा वाला क्या पढ़ना है आपका? देखिए अपचयन। देखिए अपचयन क्या होते हैं? देखिए इसमें क्या होता है? अपचयन में वह अभिक्रिया लिखेगा। अपचयन में वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु अथवा या आयन लिख सकते हैं, या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है
इलेक्ट्रॉन को वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है ना, ग्रहण करता है अर्थात इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं कि अथवा लिख सकते हैं कि अपचयन वह प्रक्रम है कि अपचयन वह प्रक्रम है, या फिर प्रक्रिया लिख लीजिए, दोनों प्रक्रम है। ठीक है, अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, देखिएगा जिसमें क्या होगा, अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा जो ऑक्सीकरण, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, निकलेगा, मतलब कि ऑक्सीजन क्या करती है, निकलती है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, हाइड्रोजन क्या होती है, जुड़ती है। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या होती है, निकलती है, और हाइड्रोजन संयोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन से संयोग करते, तो यहाँ पे लिखेंगे जब कोई पदार्थ किसी क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन से संयोग करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं, क्या कहेंगे, अपचयन। या फिर कहेंगे जब कोई पदार्थ किसी विद्युत, आपका क्या हो जाएगा, किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। ठीक है, दोनों ही देखिए क्या है, उल्टा है, समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का त्याग करते हैं, और उदाहरण भी यहाँ पे ये इसका लिख लीजिएगा। देखिए इसमें देखिए, उसमें क्या था, आपका ऑक्सीकरण में क्या था, हाइड्रोजन क्या थी, जुड़ रही थी, और ऑक्सीजन निकल रही थी ना, उसमें क्या हो रही थी, ऑक्सीजन जुड़ रही थी, हाइड्रोजन। अब देखिए अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगी और हाइड्रोजन क्या होगी, जुड़ेगी। उदाहरण के लिए देखिए लिखिएगा, उदाहरण देखिए लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे आपका क्या है, CuO है, देखिए CuO है, ठीक है, प्लस क्या कर रहे हैं, H2 से कर रहे हैं, हाइड्रोजन से कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बन जा रहा है, यहाँ पे Cu बन जा रहा है ना, कॉपर बन गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जब कोई पदार्थ किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का त्याग करते हो, तो यहाँ से देखिए क्या निकल जाएगा, आपका ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्याग हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगी, ये जल का निर्माण कर लिया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन निकल रही, तो ये क्या है, आपका अपचयन अभिक्रिया है। वैसे ही आपका देखिए यहाँ पे है जिंक है, ये देखिए क्या है, जिंक है, ऑक्साइड है, प्लस क्या कर रहा है, कार्बन से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ऑक्सीजन क्या हो जा रही है, निकल जाएगी, ये जिंक बनेगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो रहा है, तो कह सकते हैं किसी पदार्थ में क्या हो, हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन क्या करती हो, वो निकलती हुई त्याग करती, तो उसे कहेंगे अपचयन कहेंगे। ठीक है, ये समझ गए, चलिए ठीक है, ये समझ गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जैसे कि आपका देखिए क्या है, यहाँ पे
यहाँ पे इसका देखिए एग्जाम्पल, जैसे क्या क्या लिखे हैं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को, जैसे Na के ऊपर पॉजिटिव का आवेश है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले रहा तो यहाँ पे Na बना रहा ना, ये पूरा हो जा रहा, तो यही क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आप हायर क्लास पढ़ेंगे, लेकिन अभी यही पढ़िए, हाइड्रोजन का जुड़ना और यहाँ पे ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब देखिए क्या होते हैं, एक और इसी में पढ़ते हैं, आक्सीकारक क्या होते हैं, आक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं। ठीक है, आक्सीकारक क्या होंगे और अपचायक क्या होंगे, ये पढ़ेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो अब चलिए इसी में देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा, आक्सीकारक, आक्सीकारक। हाँ, पहले आक्सीकारक पढ़ते हैं। देखिए आक्सीकारक क्या होते हैं। आक्सीकारक लिख लीजिएगा, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का, जो अन्य पदार्थों, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। इसको देखिए, ऑक्सीकरण को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में, या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं। देखिए क्या होता है, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं। तो देखिए जो क्या होते हैं, स्वयं अपचयित हो जाते हैं, तो उसी कहते हैं, क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहलाते। स्वयं अपचयित हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण कहलाते हैं, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। तो जिस पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है, तो उसी को कहते हैं ऑक्सीकारक। वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका ऑक्सीकारक के जैसे वो बिहेव करते हैं। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, जैसे ये क्या है, 2KBr है प्लस यहाँ पे Cl2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, 2KCl और यहाँ पे क्या है, ये Br2। अब देखिए जो फ्री रहता है उसके ऊपर जीरो का आप पढ़ेंगे, इसको हायर क्लास में जीरो का आता है। यहाँ पे देखिए -1 का इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके ऊपर +1 का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये K का क्या हो रहा है, यहाँ पे K का तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन Cl का देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे Cl 0 थी तो यहाँ पे -1 हो गई, मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, एक क्या यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इसकी अवस्था क्या हो गई, -1 हो गई, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया ना। और Br2 क्या होगा, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दिया, ये आपका त्याग कर दिया Br2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो त्याग कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप कह सकते हैं Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक है। यहाँ पे देखिए Cl2 क्या है आपका, Cl2 आपका क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। और देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे KBr2 और KBr2, KBr और क्या है आपका Br2, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों ऑक्सीकृत हो रहे हैं, ऑक्सीकृत क्या हो रहे हैं, ऑक्सीकृत हो रहे हैं। समझ रहे हैं, देखिए ये क्या ऑक्सीकारक है, समझ रहे हैं, यही क्या करा रहा है, इन दोनों को ऑक्सीकृत करा रहा है। समझ गए ना इसको, चलिए ठीक है, अब आगे हेडिंग डाल लीजिएगा,
इतना देखिए समझ गए, या फिर इसी कह सकते हैं इतना, या फिर इसको दूसरे भाषा में समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन के भाषा में समझ लीजिए। यहाँ पे ऑक्सीकारक को कह सकते हैं, या फिर आप इसको दूसरा कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में किसी रासायनिक के लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जिस पदार्थ का क्या होगा, अगर अपचयन होगा उसे ही क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिख लीजिएगा, जैसे ये 2I है, यहाँ पे नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस क्या Cl2 के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2Cl ये नेगेटिव हो जा रहा है, प्लस आपका क्या हो जा रहा है, ये I2। तो अपचयन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है ना, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन क्या हो रहा है, अपचयन। ये 0 से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ही अपचयन कहलाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इसलिए क्या है, आपका ऑक्सीकारक है। ठीक है, ये ऑक्सीकारक समझ गए। चलिए ठीक है, आगे हेडिंग डाल लीजिए। दूसरा, अपचायक क्या होते हैं। हाँ, बस कुछ और है इतना। अब आगे हेडिंग डाल लीजिए क्या, अपचायक। अपचायक देखिए इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं एवं रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकृत हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं एवं रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उसे कहते हैं अपचायक। जैसे उदाहरण के लिए देखिए क्या है, 2Hg, यहाँ पे क्या है, Cl2 है, प्लस आपका SN क्या है, Cl2 है। तो ये देखिए आपका क्या बन रहा है, Hg2, ये क्या बन रहा है, ये Cl2 बन रहा है, प्लस यहाँ पे SN Cl4 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, SN Cl2 क्या है, ये अपचायक है। यहाँ पे SN Cl2 क्या है, आपका अपचायक है। क्यों, देखिए अपचायक है क्योंकि ये क्या कर रहा है, SnCl2 को SnCl4 और HgCl2 में क्या, Hg2Cl2 में ये क्या कर दे रहा है, ये परिवर्तित कर रहा है ना, इसको क्या कर दे रहा है, ऑक्सीकृत कर दे रहा है। यहाँ पे ये देखिए अपचायक है क्योंकि ये जो SnCl2 है, यहाँ पे ये इसको देखिए HgCl2 को क्या कर दिया, इसका यहाँ पे Hg2Cl2 में इसका अपचयन कर दिया। ठीक है, और SnCl4 में भी ये क्या कर दिया, इसका अपचयन कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो SN2 क्या है, स्टेनिक क्लोराइड है, SnCl4 में ऑक्सीकरण और Hg2Cl2 का अपचयन हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, Hg2 यहाँ पे क्या है हो रहा है, Hg2Cl2 का क्या हो रहा है, आपका
ये तो अपचायक है ही, ठीक है। अब देखिए Hg2 और Cl2 क्या है आपका, इसका इस पर क्या हो रहा है, Hg2Cl2 मतलब कि Hg से Hg2Cl2 आ गया, इस पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और लेकिन यहाँ पे देखिए SnCl4 है, ये क्या है, Sn स्टेनिक क्लोराइड ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या है SnCl4, इसका क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो SnCl2 क्या है, अपचायक, क्योंकि ये स्टेनस क्लोराइड SnCl2 को क्या कर दे रहा है, SnCl4 में ऑक्सीकृत कर दे रहा है, और मर्क्यूरिक क्लोराइड को क्या कर दे रहा है, मर्क्यूरक यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मर्क्यूरस क्लोराइड में अपचयन कर दे रहा, तो इसलिए ये क्या है, अपचायक है, ठीक है। अब देखिए ये समझ में नहीं आया हो तो दूसरे शब्दों में समझा रहा हूँ, इसको मिटा करके। अब देखिए या फिर लिख सकते हैं, या फिर इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे मेथड से कर सकते हैं। दूसरा देखिए कौन सा है आपका नियम है, यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं, वह कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, उसे अपचायक कहते हैं, उसे अपचायक कहते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीकरण देखिए क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, अपचायक कहता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्यागता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण में देखिए समझ लीजिए, जैसे 2Fe क्या है, 2Fe यहाँ पे क्या है, इस पे ट्राई पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2I यहाँ नेगेटिव है, तो ये आपका देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 2Fe ये डाई पॉजिटिव प्लस क्या हो जा रहा है, ये I ये 0। तो यहाँ पे देखिए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये क्या है आपका 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ये त्याग कर रहा है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कर रहे हैं, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसे कहेंगे अपचायक कहेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ गए ये, अब चलिए ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा, 6वां रेडॉक्स अभिक्रिया, हेडिंग डाल लीजिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। 6वां क्या आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन, क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण, और क्या होता है ऑक्सीकरण, अपचयन, अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है। तो ऐसे इसको लिख लीजिएगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें, लिखिएगा ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन पराक्रम एक समय एक ही
एक ही साथ, एक ही क्या कहे, एक समय एक ही साथ घटित होते हैं। तो देखिए क्या होते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन पराक्रम एक समय में एक ही साथ, एक समय में एक ही साथ घटित होते हैं, उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उसको क्या कहते हैं, घटित होते हैं, उसे कहते हैं घटित होते हैं। तो लिखिएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हाइफन अपचयन, अपचयन अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या फिर अपचयोपचय, अपचयोपचय अभिक्रिया, अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। कह सकते हैं कि आप लोग जी क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही समय में एक ही साथ, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही साथ होता है उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है इसको कहते हैं क्या है, अपचयोपचय अभिक्रिया और क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ये इसका 3 नाम है, ठीक है। उदाहरण में देखिए लिख लीजिएगा, जैसे आपका है, जैसे देखिए क्या है, जिंक है, यहाँ पे जिंक है, ठीक है, प्लस क्या कर रहे हैं CuSO4, तो आपका क्या हो जा रहा है यहाँ पे ZnSO4 प्लस क्या हो जा रहा है ये Cu। ये देखिए Cu है, इस पर क्या है 0 का आवेश, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे -2, इस पर देखिए क्या है ये +2 का हो जाएगा, -2 है तो ये +2 का। Zn के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे +2 का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे -2 का आवेश और इस पर 0। अब देखिए क्या जिंक है, तो यहाँ पे जिंक का क्या हो गया Zn डाई पॉजिटिव, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया अपना, खो दिया, ठीक है। जिंक क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो इसका क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब देखिए कॉपर यहाँ पे 2 था, मतलब 2 था, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 0 हो गया, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ गए, चलिए ठीक है, ये समझ गए, तो आगे मैं बता रहा हूं। अब आगे देखिए 2 ही आपको पढ़ना है, ठीक है, आप इसको अपने से भी पढ़ सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए आगे क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव, के दैनिक जीवन में प्रभाव, दैनिक जीवन में प्रभाव। देखिए क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। इसमें देखिए 2 चीज पढ़ते हैं, एक क्या होता है संरक्षण, क्या होता है, संक्षारण होता है, संक्षारण। संक्षारण मतलब क्या होता है, लोहे पर क्या होता है, जंग लगना, तो ये भी क्या है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दैनिक जीवन में प्रभाव है। तो इसको देखिए ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं, तो ये ज्यादा कुछ टफ नहीं है। देखिए ये क्या होता है संक्षारण, देखिए क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की, जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या
नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट। धीमी अभिक्रिया, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें धातु, वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है संक्षारण कहलाती है। तो इसमें जैसे क्या हो गया, लोहे पर जंग लगना। देखिए लोहे पर क्या होता है, धीमे धीमे क्या होता है, जंग अगर लगता है तो लास्ट तक क्या कर देता है, उस लोहे को नष्ट कर देता है। तो यही देखिए संक्षारण है। इसमें देखिए उदाहरण में लिख लीजिएगा, लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना और सारी चीजें, ठीक है ना। और देखिए दूसरा क्या करना था, विकृत गंधिता। दूसरा क्या था आपका, विकृत गंधिता। यही आपका लास्ट पॉइंट है आपका। देखिए विकृत गंधिता, देखिए ये क्या होती है, विकृत गंधिता क्या होती है। देखिए विकृत खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या वसा जो उपस्थित रहते हैं, उसका ऑक्सीकरण होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, गंध में परिवर्तित हो जाते हैं। लिख लीजिए, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद लिख सकते, के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता कहलाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके खाद्य तथा गंध में क्या होता है, खाद्य तथा गंध का बदल जाना ही इसे कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे पनीर होता है, पनीर को खुला रखने पर क्या करने लगता है, उसमें बहुत टाइम तक रख देंगे तो उसमें से गंध निकलने लगती है। वैसे ही जैसे जो आपका जो खाना वगैरह नहीं होता, खाना कुछ टाइम बाद रख देंगे, 1 या 2 दिन, उसमें से क्या आने लगती है, गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो तेल वगैरह रहता है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज देखिए इस वीडियो में ये लेसन फर्स्ट खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।